हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑफिसर एसपी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर विद रेशनल के साथ पार्ट 2। इसमें आज हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं, कई बार आए हैं, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्लेस इन सीक्वेंस द करेक्ट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द कंटामिनेटेड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो पीपीई होती है उसको रिमूव करने की जो करेक्ट मेथड कौन सा होता है? तो फर्स्टली क्या रिमूव करते हैं? सबसे पहले ग्लव्स, उसके बाद में आईवियर, नेक्स्ट फिर गाउन एंड देन मास्क। ये मास्क, तो सबसे पहले ग्लव्स रिमूव करते हैं, उसके बाद में आईवियर्स और गाउन्स एंड देन मास्क। तो सबसे पहले ग्लव्स आंसर है इसका। सबसे पहले ग्लव्स रिमूव करते हैं, उसके बाद में आईवियर, फिर गाउन एंड मास्क। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रेंड्स, विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड बी रिपोर्ट टू द फिजिशियन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाइड। ठीक है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू है जो सही नहीं है, वो उसके बारे में अपनी को फिजिशियन को रिपोर्ट करना है कि ये इसकी रिपोर्ट सही नहीं है पेशेंट की, तो उसके बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। कौन कौन सी है उनको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले दे रखा है मैग्नीशियम ऑफ 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम की जो डोज लिख रखी है इसमें, जो नॉर्मल यूनिट है 2.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम लिखा है इसमें, बी के अंदर पोटेशियम है 4.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और सी में सोडियम है 90 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और डी में है कैल्शियम 12 mg पर डेसीलीटर, और ई में है क्लोराइड 95 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें जो नॉर्मल है वो कौन सी हैं, पहले उनको अपन से देखते हैं। मैग्नीशियम है, इसमें नॉर्मल वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। पोटेशियम का भी नॉर्मल वैल्यू है। सोडियम इसमें नॉर्मल वैल्यू नहीं है, 90 लिखा है। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो सोडियम की वैल्यू होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम भी 12 mg डेसीलीटर लिखा है, लेकिन कैल्शियम की भी नॉर्मल वैल्यू होती है 8.5 टू 10.5 मिली इक्विवेलेंट mg पर डेसीलीटर, मिली mg पर डेसीलीटर। और क्लोराइड इसमें नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हैं जिनके बारे में इन्फॉर्म करेंगे यदि रिपोर्ट आएगी पेशेंट की। तो इसमें अब नॉर्मल जो भी यूनिट है वो ये है सोडियम की और कैल्शियम की, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कई बार। जैसे किसी का सोडियम का नॉर्मल वैल्यू पूछ लिया वो, या कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू पूछ लेता है, या फिर मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू पूछ ले, या फिर क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू पूछ ले, या फिर कभी पोटेशियम का भी हो सकता है। ज़्यादातर सोडियम और कैल्शियम का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। तो सोडियम की नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड के अंदर अपने लेवल बॉडी में 135 टू 145, और कैल्शियम का लेवल होता है बॉडी में 8.5 टू 10.5 mg पर डेसीलीटर। और इसके अलावा जो मैग्नीशियम का लेवल होता है 1.7 टू 2.2 mg पर डेसीलीटर। और क्लोराइड का लेवल होता है नॉर्मल 96 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तथा पोटेशियम का लेवल होता है 3.6 टू 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, मिलीमोल पर लीटर। ये नॉर्मल वैल्यू है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम की। इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। द नर्सिंग ऑफिसर इज टीचिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग यूज़ ऑफ द सोडियम वारफेरिन। पेशेंट को सोडियम वारफेरिन ड्रग्स चल रही है, तो उसके बारे में कुछ नॉलेज देना है या इन्फॉर्मेशन टीच करना है पेशेंट को नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा। उसके बारे में बताना है कि वारफेरिन के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या नहीं रखनी चाहिए। तो विच स्टेटमेंट मेड बाय द क्लाइंट शुड रिक्वायर फर्दर टीचिंग। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है जिसके बारे में अपने को ज़्यादा उसके बारे में टीच करना है, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है इसमें से। तो फर्स्ट है ऑप्शन, आई विल हैव ब्लड ड्रॉन एवरी मंथ। पेशेंट बोल रहा है कि मैं एवरी मंथ ब्लड ड्रॉ करता हूँ, से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वारफेरिन में ऐसी ब्लड ड्रॉ तो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, आई विल असेस माई स्किन फॉर रेस्ट, तो स्किन का असेसमेंट भी करवा सकते हैं। थर्ड है, आई टेक एस्प्रीन फॉर हेडेक। ये नहीं कर सकते, ले सकते एस्प्रीन, क्योंकि
सोडियम वारफेरिन एंटीकोगुलेंट्स ड्रग होती है। इसके साथ अपन एस्प्रिन लेंगे, ये NSAID ड्रग होती है। एस्प्रिन और NSAID ड्रग्स लेंगे तो ये क्या करेंगी, ये ब्लीडिंग को कोज करेंगी। तो एंटीकोगुलेंट्स के साथ यदि अपन एस्प्रिन या NSAID ड्रग्स लेंगे तो ये ब्लीडिंग को कोज करती है। तो कभी भी एंटीकोगुलेंट के साथ सोडियम वारफेरिन के साथ कभी भी एस्प्रिन नहीं लेते हैं। तो पेशेंट को ये बताना है कि एस्प्रिन नहीं लेना है। और नेक्स्ट है आई विल यूज़ द इलेक्ट्रिक रेजर, तो ये कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो गया आई टेक एस्प्रिन फॉर हेडेक। देखते हैं आंसर। द क्लाइंट टेकिंग सोडियम वारफेरिन एंड एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, ये एक एंटीकोगुलेंट्स है। सो नॉट टेक विद एस्प्रिन और NSAID बिकॉज दीज विल फर्दर इंक्रीज द ब्लीडिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया एस्प्रिन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द क्लाइंट रिटर्न्स टू द रिकवरी रूम फॉलोइंग रिपेयर ऑफ एन एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। पेशेंट को एब्डोमिनल एन्यूरिज्म हुआ है, उसके बाद में रिकवरी रूम में आया पेशेंट, तो विच फाइंडिंग शुड रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऐसी कौन सी फाइंडिंग है इनमें जिसके अंदर अपने को डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि ये अबनॉर्मल कंडीशन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें पेडल पल्स रेगुलर है, तो पेडल पल्स रेगुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। यूरिनरी आउटपुट 20 ml पर आवर है इन द पास्ट आवर, 20 ml पर आवर है। तो यूरिनरी आउटपुट होता है नॉर्मली 30 ml पर आवर होता है, ठीक है, तो ये कम है। ब्लड प्रेशर 108/50 है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 97 है, ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म में, इसके अंदर क्या होता है, जब सर्जरी करते हैं तो आयोटा को क्लेम किया जाता है। इसमें आयोटा को क्लेम किया जाता है सर्जरी के दौरान। तो आयोटा को क्लेम करेंगे तो जो ब्लड सप्लाई होती है किडनी में वो कम होती है, जो डिक्रीज हो जाती है, किडनी में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यूरिन आउटपुट को असेस किया जाता है इसके अंदर। तो यूरिन आउटपुट इसमें कम आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। बिकॉज द आयोटा इज क्लेम्ड ड्यूरिंग द सर्जरी द ब्लड सप्लाई टू द किडनी इज डिक्रीज्ड, ठीक है। तो जो ये कॉज करता है रिजल्ट इन रीनल डैमेज। यूरिनरी आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर इज इनएडिक्वेट, ये इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है, ये क्या है, इसमें ये लोकलाइज एनलार्जमेंट होता है एब्डोमिनल आयोटा का। एन्यूरिज्म क्या होता है, आयोटा का लोकलाइज एनलार्जमेंट होता है, इसकी डायमीटर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये इसकी वजह से ये होता है। तो या इसके अंदर ये होगा, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म सर्जरी के बाद में हमेशा यूरिन आउटपुट को चेक करना है कि यूरिन आउटपुट कम तो ना हो, क्योंकि किडनी को डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आयोटा को क्लेम किया जाता है तो उसके वहाँ ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपना, ए क्लाइंट्स बीइंग ट्रीटेड विद द कॉमोडिन और सोडियम वारफेरिन। पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वो सोडियम वारफेरिन ड्रग्स के द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का। तो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में INR का लेवल 8.0 आया है, ठीक है। विच इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन द INR लेवल, ठीक है। तो INR का लेवल 8.0 आया है पेशेंट का, और उसके साथ सोडियम वारफेरिन चल रहा है पेशेंट को ऑलरेडी। तो अपने को क्या इंटरवेंशन है उसको लेवल को देख के अपने को इंटरवेंशन असेस करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। तो वैसे नॉर्मल INR का लेवल होता है ब्लड में 2 से 3, और यहाँ आया है अपने पास 8.0, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है INR का लेवल, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो INR का लेवल बढ़ गया तो इसमें ब्लीडिंग के चांसेस हो जाएंगे, तो असेसिंग फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, इसके अंदर ये आंसर है। यदि सोडियम वारफेरिन एंटीकोगुलेंट चल रही है, उसके साथ यदि INR का लेवल फिर भी बढ़ा हुआ है तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे, तो इसमें अपने को क्या असेस करना है, असेसिंग फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। तो राइट आंसर वैसे इसका यही है, असेसिंग फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। सेकेंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रानेजल DDAVP, ये डेस्मोप्रेसिन ड्रग होती है, तो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिंग एन इंजेक्शन ऑफ द प्रोटामिन सल्फेट होता है, वो हेपेरिन का एंटीडोट होता है। तो इसमें अपने को सोडियम वारफेरिन चल रही है तो इसको नहीं देंगे, प्रोटामिन सल्फेट होता है हेपेरिन का एंटीडोट। और लिमिटिंग द इनटेक ऑफ द फूड रिच इन विटामिन K के लेवल को, इनटेक को लिमिट करते हैं, तो ये गलत आंसर है, क्योंकि सोडियम वारफेरिन का एंटीडोट होता है
विटामिन के, इसलिए इसमें तो विटामिन के का लेवल बढ़ाएंगे, लिमिट नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आएगा असेसिंग फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग। देखते हैं इसका थोड़ा आंसर। द नर्स शुड असेस फॉर साइन ऑफ एब्डोमिनल ब्लीडिंग, ठीक है। नॉर्मल INR का लेवल होता है 2 से 3, इसमें 8 है तो बहुत ज़्यादा है। आंसर बी है इज इनकरेक्ट बिकॉज DDAVP यूज टू ट्रीट माइल्ड फॉर्म ऑफ द हीमोफीलिया, ये डायबिटिक इंसिपिडस और इनके अंदर यूज़ में लिया जाता है इसको, डेस्मोप्रेसिन ड्रग्स DDAVP। आंसर सी इज इनकरेक्ट बिकॉज प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट फॉर हेपेरिन, और आंसर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द क्लाइंट डज नॉट नीड टू लिमिट द इंटेक ऑफ फूड रिच इन विटामिन के एट दिस टाइम। इस टाइम तो विटामिन के का लेवल बढ़ाना ज़रूरी होता है, वारफेरिन का एंटीडोट है वो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आता है कई बार, जैसे एक तो INR का लेवल आ सकता है, नॉर्मल INR का लेवल पूछ सकते हैं। इसके अलावा वारफेरिन का एंटीडोट क्या होता है, हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन कई बार आता है। इन दोनों के बारे में जनरली एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, वारफेरिन और हेपेरिन का एंटीडोट के बारे में, ठीक है। हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट और वारफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। वारफेरिन होती है एंटीकोगुलेंट्स, दोनों ही एंटीकोगुलेंट्स हैं, लेकिन वारफेरिन इज ए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। वारफेरिन को कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। इसका भी क्वेश्चन कई बार आता है, कौन सी एंटीकोगुलेंट्स ड्रग है जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जाती है। तो वारफेरिन एक ऐसी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स है जो प्रेगनेंसी में भी कभी भी नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये जो प्लासेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाती है, जिसकी वजह से फीटस में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन भी बनता है, बहुत बार आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स नहीं देते हैं, वो उसका राइट आंसर है वारफेरिन। DDAVP ड्रग्स के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ट्रेड नेम है डेस्मोप्रेसिन ड्रग्स का, डेस्मोप्रेसिन मेडिकेशन होती है, उसका ट्रेड नेम है DDAVP। इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है, ओरल फॉर्म में भी आती है। यूज टू ट्रीट डायबिटिक इंसिपिडस। डेस्मोप्रेसिन ड्रग किस में यूज में ली जाती है, डायबिटिक इंसिपिडस को ट्रीटमेंट, बेड वेटिंग के अंदर, हीमोफीलिया ए के ट्रीटमेंट में, और इसके अलावा वॉन विलमार्क डिजीज़ के लिए एंड हाई ब्लड यूरिया लेवल को ट्रीट करने के लिए। ये वॉन विलमार्क डिजीज़ क्या होती है, ये एक हेरिडिटरी ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आया है, PGI में भी आया है कई बार, एम्स में भी 2-3 एम्स में मैंने देखा है, PGI में भी आया हुआ है कि वॉन विलमार्क डिजीज़ क्या है। ये एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, याद रखना है। वॉन विलमार्क डिजीज़ क्या होती है, ये एक डिसऑर्डर क्या होता है, ये एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन आ जाता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर या अदर कोई ऑप्शन, तो ये एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है फ्रेंड। The nursing officer is caring for a client following a cerebral vascular accident. cerebral CVA वाला पेशेंट है, उसको केयर कर रहा है पेशेंट, नर्सिंग ऑफिसर। Which portion of the brain is responsible for change in the client's vision? ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टेम्पोरल लोब से रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। जो टेम्पोरल लोब होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल होता है जजमेंट, फोरसाइट एंड बिहेवियर। फ्रंटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जजमेंट, फोरसाइट एंड बिहेवियर। और जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो विजन किसके द्वारा कौन रेस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ऑक्सीपिटल लोब। और पैराइटल लोब में क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पैराइटल लोब इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडिएशन, सेंसरी फंक्शंस एंड लैंग्वेज के लिए पैराइटल लोब रेस्पॉन्सिबल है। इस बारे में क्वेश्चन आता है, कोई सा भी पूछ सकते हैं इसमें लोब कि विजन के लिए कौन सा लोब रेस्पॉन्सिबल है, या फिर ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है,
या विजन के लिए कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑक्सीपिटल लॉब इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन और टेम्पोरल लॉब इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। टेस्ट, स्मेल और हियरिंग के लिए टेम्पोरल लॉब रेस्पॉन्सिबल है। फ्रंटल लॉब इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट, फोरसाइट एंड बिहेवियर के लिए फ्रंटल लॉब रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके अलावा द पैराइटल लॉब इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडिएशन, सेंसरी फंक्शंस एंड लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्लाइंट विथ हेमरेजिक स्ट्रोक। एक क्लाइंट है हेमरेजिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है, ठीक है। हेमरेजिक स्ट्रोक वाला पेशेंट है, उसका टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। एफर्ट टू रिड्यूस द टेम्परेचर हैव नॉट बीन इफेक्टिव। काफ़ी एफर्ट यूज़ किए हैं डॉक्टर्स ने कि उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए, उसके बाद में भी टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द एलिवेटेड टेम्परेचर इज़ दैट डैमेज हैज़ अकर्स टू। तो उसमें क्या टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ नहीं हो रहा कि उस हेमरेजिक स्ट्रोक के दौरान क्या डैमेज होने के चांसेस हैं, ताकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेट कौन करता है? टेम्परेचर रेगुलेट हमेशा हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट हमेशा हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो इसका रेस्पॉन्सिबल जो राइट आंसर होगा वो हाइपोथैलेमस आएगा, क्योंकि यदि हाइपोथैलेमस डैमेज होगी, हाइपोथैलेमस डैमेज हुआ है तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा बॉडी का। तो टेम्परेचर रेगुलेट हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, वो ही उसको टेम्परेचर को कम करता है, ज़्यादा करता है। टेम्परेचर को बैलेंस कौन करता है, मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड बाई हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आंसर है इसका। डैमेज टू हाइपोथैलेमस कैन रिजल्ट इन एलिवेटेड टेम्परेचर बिकॉज दिस पोर्शन ऑफ द ब्रेन हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, कई बार बनता है इसका। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इससे भी बेटर टॉपिक्स आपके पास डेली बेस पे लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर का पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये लो प्रोटीन डाइट इज़ ऑर्डर्ड। पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट दी गई है, ऑर्डर की गई है। तो रेशनल फॉर लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट क्यों दी गई है, इसका क्या रीज़न है, ये बताना है अपने को। तो पहले देखते हैं जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसमें लो प्रोटीन डाइट क्यों दी जाती है, इसका क्या रीज़न है। क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन लिखा है लो प्रोटीन डाइट इसलिए दी जाती है कि अलाउ प्रोटीन डाइट हेल्प रिड्यूस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड अदर वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। कि ये हेल्प करता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और जो वेस्टेज होते हैं जो किडनी से निकलते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है लो प्रोटीन डाइट। तो इसका राइट आंसर वैसे यही है, द रेशनल यही है इसका राइट आंसर। द रेशनल फॉर ए लो प्रोटीन डाइट इज़ दैट प्रोटीन इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस करता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। लो प्रोटीन डाइट, यदि हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और ये वेस्टेज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किडनी का ओवरलोड हो जाएगा तो पेशेंट को दिक्कत होगी। इसलिए इसमें लो प्रोटीन डाइट देते हैं, क्योंकि लो प्रोटीन डाइट हेल्प करता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और वेस्ट एक्सक्रीटेड को कम करने के लिए करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। द रेशनल फॉर लो प्रोटीन डाइट इज़ दैट प्रोटीन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज एंड कॉज इंक्रीज ओवरलोड ऑन द किडनी। तो इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि लो प्रोटीन डाइट देंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा, और हाई प्रोटीन डाइट देंगे यदि प्रोटीन लो नहीं करेंगे हाई रखेंगे तो ये ओवरलोड को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डाइट शुड द नर्स एक्ट टू सी ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कौन सी डाइट दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पहले होता क्या है ये देखते हैं। यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली 4 सिम्टम्स होते हैं। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स के रिलेटेड।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स में कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन निकलता रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन यूरिया, तो प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन का लेवल कम होगा तो इसमें ऑलरेडी, तो उसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन यूरिया होगा तो हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा, और एल्ब्यूमिन बाहर आएगा तो हाइपर लिपिडीमिया होगा, लिपिड का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया, और जिसकी वजह से फिर एडिमा हो जाएगा बॉडी में, जनरलाइज्ड एडिमा। तो इसके क्या होंगी? 4 सिम्टम्स हैं, प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनिया और हाइपर लिपिडीमिया एंड एडिमा। तो इसमें कौन सी डाइट देंगे? अपन प्रोटीन निकल रहा है तो इसमें अपने को मॉडरेट प्रोटीन देना है, ठीक है, मॉडरेट प्रोटीन देना है। हाइपर लिपिडीमिया है, ऑलरेडी लिपिड ज़्यादा है, तो लो कार्ब इसमें क्या नाम है, प्रोटीन, पोटेशियम वगैरह, कैल्शियम वगैरह, इनसे नहीं, अपने को प्रोटीन देना है, क्योंकि प्रोटीन का लेवल बाहर निकल रहा है, प्रोटीन बाहर निकल रहा है यूरिन के द्वारा, जिसकी वजह से हाइपो एल्ब्यूमिनिया हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है। तो अपने को इसमें कौन सी डाइट देना है? मॉडरेट प्रोटीन देना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, मॉडरेट प्रोटीन। इसका आंसर है एक डाइट कंटेनिंग मॉडरेट प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन देंगे, लो सोडियम डाइट देंगे, ठीक है। प्रोटीन ज़्यादा देंगे, सोडियम का लेवल कम रखेंगे और लो सैचुरेटेड फैट देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है तो फैट का लेवल कम रखेंगे और सोडियम भी कम रखेंगे। इसके अलावा प्रोटीन ज़्यादा देंगे, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली 4 सिम्टम्स आते, ये क्या है? प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्ब्यूमिनिया और हाइपरलिपिडीमिया एंड एडिमा कोज करता है। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फ्रेंड्स, द नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द क्लाइंट्स चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है पेशेंट की, चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है। द नर्सिंग ऑफिसर शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, ठीक है। तो चेस्ट ट्यूब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। चेस्ट ड्रेन ट्यूब में 3 प्रकार के चैम्बर होते हैं, ठीक है, उसको लगाते तो 3 प्रकार के चैम्बर होते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उसके बारे में भी चैम्बर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लेना आप प्लीज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड इज ब्रीथ एंड बियर डाउन, टेक डीप ब्रीथ एंड टेक सैलो ब्रीथ। तो इसमें राइट आंसर है इसका होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन, ब्रीथ को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, इसके अंदर बी और बियर डाउन, होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन, चेस्ट ट्यूब निकालते समय होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन, ठीक है। इसका राइट आंसर है होल्ड द ब्रीथ एंड बियर डाउन। द क्लाइंट शुड आस्क टू होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन व्हाइल द चेस्ट ट्यूब इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो गया। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जाम, फ्यूचर एग्जामिनेशन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।